नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सारणी पर नजर डालेंगे, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें तो खेल से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं। स्थान से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 3 है। अर्थशास्त्र से 1 क्वेश्चन लिया गया है। रक्षा की बात करें तो रक्षा से 2 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन लिया गया है। योजना से 3 है और विविध से 5 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का। हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यानी कि सबसे कम उम्र में ये खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए है मैग्नस कार्लसन, बी है गैरी कास्पारोव, सी ऑप्शन है डी गुकेश और डी है डिंग लिरेन। तो सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है वो अपने भारत के डी गुकेश ने जीता है। बात की जाए डी गुकेश की तो इनकी उम्र 18 साल है मात्र, और 18 साल की उम्र में इन्होंने इतिहास रचते हुए किसको हराया है? चाइना के डिंग लिरेन को हरा करके विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भारत के जो थे विश्वनाथ आनंद जी, उनके बाद ये दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं। इनसे पहले भारत के विश्वनाथ आनंद थे जो कि विश्व चैंपियन थे। और बात की जाए सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड बनाने वाले, इससे पहले डी गुकेश से पहले कौन थे? गैरी कास्पारोव, जो 22 साल के थे। इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था और अब भारत के डी गुकेश के नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। मात्र 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब। ए है जापान, बी है मलेशिया, सी है भारत और डी है चाइना। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करें तो किसने जीता है? भारत ने। इसके आयोजन की बात करें तो मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया था और फाइनल में भारत ने चाइना को पेनल्टी शूट आउट में हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए है मुंबई, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी है हिमाचल प्रदेश और डी क्या है? मध्य प्रदेश। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। स्टैटिक जीके का सवाल भी बनता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? क्रिकेट से है। और किसने जीता है 2024 का? मुंबई ने। इसका आयोजन की बात करें तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल खेला गया था और इस फाइनल में मध्य प्रदेश को हरा करके मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्लियर, आगे देखेंगे। हाल ही में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ए है एड्रियन सुतिली, बी है कुश मैनी, सी है जेसन बैटन और डी है नारायण कार्तिकेयन। तो फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप की बात की जाए दोस्तों तो किसने जीता है? कुश मैनी, भारतीय खिलाड़ी हैं ये। कुश मैनी द्वारा ये खिताब जीता गया है। और भारतीय रेसर कुश मैनी की बात करें तो फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले ये देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले किसी के नाम ये रिकॉर्ड नहीं था। पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले इनके द्वारा रेस जेद्दा में पोल पोजीशन हासिल करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी घोषणा हो गई है कि 2034 में जो पुरुष फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए है जर्मनी, बी है पुर्तगाल, सी है सऊदी अरब और डी है हंगरी। तो 2034 के फुटबॉल विश्व कप की बात करें हम पुरुषों के तो सऊदी अरब करने वाला है।
और बात की जाए 2026 के की, तो फुटबॉल का अगला जो वर्ल्ड कप है 2026 में होगा और इसकी जो मेज़बानी कर रहा है वो संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा की जा रही है। 2026 का कहाँ हो रहा है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। 2030 की बात करें हम तो 30 का जो वर्ल्ड कप होगा, पुरुष वर्ल्ड कप फुटबॉल का, उसकी मेज़बानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को द्वारा की जाएगी। बात की जाए 2022 की, तो 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था और जिसमें अर्जेंटीना विजयी रहा था। क्लियर? और फीफा की हम स्थापना की बात करते हैं तो 1904 में पेरिस में हुई थी। तो क्लियर है? तो 2000 बात की जाए 2026 की, फुटबॉल का वो जो वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का, वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा करवाया जाएगा। 2030 की बात करें तो जो वर्ल्ड कप होगा उसमें स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मेजबानी कर रहे हैं और 2034 का कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं ऊषा राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू की गई है? ए है नाडियाड, बी है अहमदाबाद, सी है मैसूर और डी है चेन्नई। दृष्टिहीनों की 23वें नंबर की है ये, जो कि ऊषा राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के नाम से जानी जाती है, जो कहां हो रही है? नाडियाड। कहां पड़ता है ये? गुजरात में। कौन से नंबर की है? 23वें नंबर की। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली, विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन देखते हैं। ए है बेथ मुनी, बी है स्मृति मंधाना, सी है एलिसे पेरी और डी है हरमनप्रीत कौर। तो कौन बनी है? भारतीय ओपनर है ये स्मृति मंधाना, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और ये एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक जड़ने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में ए है पहला, बी है दूसरा, सी है चौथा और डी है छठा। तो एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और बात करें भारत की, तो भारत का कौन सा रैंक रहा था इसमें? छठा रैंक है। और फर्स्ट रैंक पर कौन थी? जापान थी, जो कि विजेता थे, और सेकंड पर दक्षिणी कोरिया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे देखेंगे, दो 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए है सिक्किम, बी है लद्दाख, सी है जम्मू कश्मीर और डी है बी और सी दोनों। 2025 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम जो होंगे इसकी घोषणा हो गई है, इसका टाइम टेबल भी आ गया है और इसका जो मेजबानी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बी और सी यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होने वाला है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, पहले चरण की बात करें तो लद्दाख में आइस इवेंट होंगे जो लद्दाख में होंगे और इसका आयोजन 23 से 27 जनवरी तक होगा। 23 से
27 जनवरी तक। जो सेकंड चरण होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा, जो कि 22 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे, हाल ही में 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ए है 50, बी है 55, सी है 60 और डी है 42। तो 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया में किया गया था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, ठीक है। और इसमें भारत ने टोटल 55 पदक जीते थे। कितने? 55। भारतीय टीम ने कुल 55 मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर है और 29 ब्रोंज मेडल है। भारतीय टीम की बात की जाए तो 68 सदस्यीय दल इसमें पार्टिसिपेट करना गया था, जिसमें 42 तो पुरुष थे और 26 महिलाएं थी। क्लियर है। और टोटल 55 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 18 सिल्वर और 29 ब्रोंज मेडल है। क्लियर है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया में, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। एस.एम. कृष्णा जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे? तो किस राज्य के? कर्नाटक के, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए एस.एम. कृष्णा जी की तो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सरकार थी उस समय, ये भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। इसके अलावा 1999 से 2004 तक ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे और 2004 से 2008 तक ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे? ए है साहित्य और कविता, बी है भारतीय शास्त्रीय नृत्य, सी है चित्रकला और मूर्तिकला, डी है तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो अभी प्रसिद्ध कलाकार हैं जाकिर हुसैन साहब, इनका निधन हो गया है। इनका निधन अमेरिका में हुआ था अभी। और बात की जाए इनका संबंध किससे है तो तबला वादक थे ये, तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। और इनके द्वारा पद्मश्री 1988 में इनको प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण की बात करें 2002 में और पद्म विभूषण पिछले साल 2023 में इनको मिला है। इसके अलावा 5 ग्रैमी पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। तो तबला वादक थे ये, बहुत ही शानदार तबला बजाते थे। इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? ए है एंटोनी आर्मंड, बी है फ्रेंकोइम बायरू, सी है मिशेल बर्नियर और डी है ग्रेबियल अटल। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेंकोइम बायरू ने। एक साल में 4 बार इनके प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो अभी फ्रेंकोइम बायरू है जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है? ए है संजय मूर्ति, बी है पुनीत गोयनका, सी है डॉक्टर वी मोहन और डी है इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद जो फेलो चुना गया है वो डॉक्टर वी मोहन जी को चुना गया है। डॉक्टर वी मोहन। इस सम्मान की बात करें हम तो यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मधुमेह देखभाल, अनुसंधान और वकालत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, ठीक है। डॉक्टर वी मोहन जी की बात करें तो इनके द्वारा भारत में मधुमेह पर अग्रणी शोध और इस स्थिति में पीड़ित व्यक्तियों के लिए व्यापक देखभाल कार्यक्रम स्थापित करने के लिए डॉक्टर वी मोहन जी को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है। क्लियर है। तो डॉक्टर वी मोहन जी हैं जो जिनको अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है। क्लियर है। आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहां किया गया है? ए है भोपाल,
बी है देहरादून, सी है हिसार और डी है वाराणसी। तो 10वें नंबर की थी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया है और इसका आयोजन हर 2 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम यानी कि भूवि ज्ञान संग्रहालय किस देश में तैयार किया गया है? ए है जापान, बी है चीन, सी है भारत और डी है अफगानिस्तान। तो किस देश में तैयार किया गया है? अपने भारत में। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम यानी कि भूवि ज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और इस म्यूजियम की बात करते तो पृथ्वी के विकास की कहानी इसमें बताई गई है। पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ था, पृथ्वी से अंदर से लावा कैसे निकलता है, और यहाँ पर इस संग्रहालय में भूकंप को भी आप महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब द्वारा किया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां बाउमा कोनेक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? ए है दिल्ली, बी है कानपुर, सी है जयपुर और डी है ग्रेटर नोएडा। तो केंद्रीय मंत्री हैं जो अपने नितिन गडकरी साहब, इनके द्वारा बाउमा कोनेक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन कहां किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। भारत का प्रमुख निर्माण, खनन और बुनियादी ढांचा व्यापार मेला का क्या नाम है? बाउमा कोनेक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंदिरा एक्सपो सेंटर में किया गया। कहां पर? ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा वार्ता का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? ए है भूटान, बी है थाईलैंड, सी है जापान और डी है रूस। तो ये 9वां संस्करण था जो कि रक्षा वार्ता का संस्करण था। किस देश के बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच ये रक्षा वार्ता का 9वां संस्करण था जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में भारत और फिलीपींस समुद्री वार्ता का उद्घाटन कहां किया गया है? ए है नई दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है सिंगापुर और डी है मनीला। तो भारत और फिलीपींस के बीच समुद्री वार्ता का जो उद्घाटन किया गया वो कहां किया गया है? मनीला में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संयुक्त सचिव मुआनुपुई सेयावी द्वारा ये जो वार्ता चल रही थी इसमें भारत की तरफ से इनके द्वारा प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया गया था। और इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा समुद्री चुनौतियों पर दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया और आपसी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण को आगे बढ़ाने में समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये फिलीपींस, भारत और फिलीपींस के बीच था जो कि मनीला में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है? ए है चीन, बी है सिंगापुर, सी है जापान और डी है यूके। तो भारत और यूके के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता है जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? टाइम पत्रिका द्वारा 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर। ए है बेंजामिन नेतन्याहू,
बी है कमला हैरिस, सी है एलोन मस्क और डी है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने हैं, इनको टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए है विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी है रामजी तिवारी, सी है ज्ञान चतुर्वेदी और डी है सूर्य बालाजी। तो 2024 में जो 34वें नंबर का था ये व्यास सम्मान, ये किसे सम्मानित किया गया है? इसे सूर्य बालाजी को। बात की जाए सूर्य बालाजी की, तो इनका उपन्यास था कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2024 का 34वें नंबर का जो व्यास सम्मान था, इनको प्रदान किया गया है। बात की जाए व्यास सम्मान की दोस्तों, तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ए है शक्तिकांत दास जी, बी है रतन लाल जी, सी है माधव गाडगिल और डी है रघुराम राजन जी। तो यूएनपी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल जी को। संयुक्त राष्ट्र ने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान कौन सा है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, और गाडगिल को ये जो पुरस्कार मिला है, यह भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक जो उनका है पश्चिमी घाट, उनके लिए माधव गाडगिल जी को ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का सवाल है अभी। हाल ही में जारी एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए है 6%, बी है 6.5%, सी है 7% और डी है 7.5%। तो एशियाई विकास बैंक जो कि एडीबी है, उनके द्वारा भारत में जो 2025 में जो जीडीपी रहेगी वो उसका अनुमान लगाया है, तो वो कितनी रहेगी? 6.5%, 6.5%। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की बात करें हम एडीबी की, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इनका मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इनका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो मासात्सुगु असाकावा ये हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जो इनके जो अध्यक्ष हैं वो इनकी घोषणा हो गई है और ये फरवरी तक रहेंगे। फरवरी में जो इनका पदभार जो है वो मासातो कांडा है जापान के, इनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। वर्तमान की बात करें तो मासात्सुगु असाकावा ही एडीबी के अध्यक्ष हैं, परंतु अब ये फरवरी में ये रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो फरवरी में जो जापान के हैं मासातो कांडा, ये नए अध्यक्ष बन जाएंगे एशियाई विकास बैंक के एडीबी के। ठीक है, आगे देखेंगे। रक्षा से संबंधित सवाल है भी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सी ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डी ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 12 जो है Su-30 MKI विमान खरीदा जा रहा है और वो किसके साथ खरीदा जा रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने MUN के हस्ताक्षर कर दिए हैं अनुबंधन पर और इनके साथ ये 12 Su-30 MKI विमान है, इनकी खरीद की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई द्वारा किस त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? ए है तरंग शक्ति, बी है गरुड़ शक्ति, सी है डेजर्ट नाइट और डी है खंजर। तो संयुक्त अभ्यास है ये
हवाई अभ्यास है इनकी वायुसेना द्वारा भारत, फ्रांस और यूएई द्वारा किया जा रहा है त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास, जो कि इसका नाम क्या है, डेजर्ट नाइट। भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत की है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? रक्षा सहयोग को मजबूत करना, उनकी वायुसेनाओं के बीच सहयोग क्षमता को बढ़ावा और जटिल युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयारी करना ही इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास है वो किस किस के बीच होता है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होता है, जो कि त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अरब सागर में। क्लियर है? आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हेमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? अभी हेमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी की किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? इसको विकसित कर ली गई है और इसमें ऑप्शन है आपके रूस, अमेरिका, फ्रांस और भारत। तो किसने किया है? अपने देश भारत ने हेमोफीलिया ए के लिए। ठीक है, इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेल्लोर में स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र को जाता है। और ये हेमोफीलिया ए ये पहली मानव जीन थेरेपी है जिसका अपने भारत देश के वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित कर लिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, योजना से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत की गई है, वो किसने किया है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के राज्यपाल क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। इनके द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने के लिए युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि अपने नवयुवक हैं जो कि गलत आदत में पड़ जाते हैं, गलत नशे की आदत ले लेते हैं, तो इनके विकास के लिए युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। कर्नाटक सरकार में जो राज्यपाल हैं अभी थावरचंद गहलोत, इनके द्वारा ये इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी? युवा शुद्धि अभियान। ठीक है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? ए है दिल्ली, बी है लद्दाख, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को सम्मान के लिए, उनकी सम्मान को बढ़ाने के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ए है लखनऊ, बी है जयपुर, सी है प्रयागराज और डी है भोपाल। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का जो शुभारंभ किया गया है वो कहाँ किया गया है? प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के प्रयागराज में 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। क्या उद्देश्य है? प्रयागराज में जो 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है उसकी सुविधाओं व सुधार करने और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये 5500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और इसमें जो नेक्स्ट ईयर जो अभी महाकुंभ का मेला लगने वाला है प्रयागराज में, वहाँ पर जो सुविधाएं में सुधार होगा, शहर को साफ सुथरा किया जाएगा, उसके लिए 5500 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है, विविध से संबंधित सवाल हैं भी सारे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? ए है रूस, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है फ्रांस। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारतीय सेना का जो जनरल पद है उसका मानक जो रैंक है वो नेपाल के देश को इसमें सम्मानित किया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंगडेल, कौन है? अशोक राज सिंगडेल है, उनको भारतीय सेना के जनरल की प्रतिष्ठित मानद रैंक से सम्मानित किया है।
और राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया गया था। और यह कार्यक्रम भारत नेपाल के आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंधों की स्थायी परंपरा को दर्शाता है। ठीक है, तो नेपाल का जो जनरल है, सेना प्रमुख है अशोक राज सिंहदेल, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान आगंतुकों की मदद के लिए किस नाम से चैटबॉट लॉन्च किया गया है? जो पर्यटक आएंगे उनके लिए प्रयागराज महाकुंभ में जो 2025 में लगने वाला है, जो आएंगे उनकी मदद के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है। वो कौन सा किया है? ए है प्रयास, बी है हेल्प, सी है सहायक और डी है मदद। तो कौन सा है? सहायक। ये ऐप है जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्रद्धालुओं के साथ सहज संवाद के लिए एक AI आधारित प्लेटफॉर्म सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो चैटबॉट है ये महाकुंभ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ हिंदी अंग्रेजी साथ में 10 भाषाओं में ये श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएगा कि किस प्रकार से, किधर से रास्ता है अंदर जाने का, कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, ये सारी जो अपडेट होगी आपको महाकुंभ के संबंधित, वो सभी अपडेट इस सहायक जो AI प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से मिल जाएगी। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है? ए है हरियाणा, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो लोगो है, गीत है और शुभंकर है, वो उसका उद्घाटन किसने किया है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। और इसका उद्घाटन की बात करें उत्तराखंड में किया गया है। और इस बार 36 प्रतिस्पर्धाओं में योग और मल्लखंब, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। योग और मल्लखंब को भी इस बार राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया गया है। कौन से नंबर का होने वाला है? 38वें नंबर का होने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में RBI ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 3 लाख। RBI द्वारा बिना जमानत की कृषि ऋण की सीमा पहले 1,60,000 रुपये थी, जो किसानों को बिना जमानत के राशि प्रदान की जाती थी। ठीक है, लोन दिया जाता था। अब उसकी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख रुपये। पहले 1,60,000 रुपये थी। ठीक है, और बात की जाए RBI की दोस्तों, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसका गवर्नर जो अभी बना है संजय मल्होत्रा जी, ये 26वें नंबर के RBI के गवर्नर बने हैं। क्लियर है? अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा राष्ट्रपति निशान अलंकरण जो दिया है वो किसे दिया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा को? तो किसे दिया है बताइए? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।